हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, वंदर योगा की सीरीज़ में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बट आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं, और कल फिर इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा है कि जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाली जो सीरीज़ है, उसको हम दिन वाले टाइम पे पोस्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बीच में अचानक से लाने का कारण रहा है कि आपने कमेंट में पूछा था कि वन लाइनर आप पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएँ, तो हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, और ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो समुद्री पौधों से प्राप्त होती है। जो समुद्री पौधे हैं, ये इनको फाइटो प्लांक्टन कहते हैं। तो समुद्री पौधों से। अब ये देखिएगा कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन का 1/2 भाग जो ऑक्सीजन है वो हमें समुद्री पौधों से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, हम सभी को पता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु। यह दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण संरक्षण के लिए बनाया जाता है। और सबसे पहले 1972 में 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। और आपको बता दूं कि साल 2024 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो थी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। मैं लिख देता हूँ, आप नोट करेंगे। देखिए, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और 2024 का जो थीम 2025 की जो थीम होने वाली है वो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। अब क्योंकि 2025 की थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 की जो थीम थी, 2023 की जो पर्यावरण दिवस की थीम थी, वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। ये था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसका अंतिम चरण पे ये है। तो अतः इस बार की जो थीम रखी गई है वो प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना रखी गई है। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो जनक थे वो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट करके साइंटिस्ट थे। और इनके साथ साथ रेक्स एन ओलिनरेस और रामदेव मिश्रा को भी माना जाता है। मैं तीनों साइंटिस्टों के नाम या तीनों पर्यावरणविदों के नाम लिख रहा हूँ। पहला है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट और दूसरे थे रेक्स एन ओलिनरेस और तीसरे थे रामदेव मिश्रा। ठीक। इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण होता है? हम लोग जानते हैं रेफ्रिजरेटर से निकलती है गैस सबसे ज़्यादा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?
तो भारत में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था वो 1986 में लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था वो 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया था भोपाल गैस त्रासदी के बाद। भोपाल गैस त्रासदी के बाद किया गया था। और जो भोपाल गैस त्रासदी है वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और जस्ट उसके 2 साल बाद 19 नवंबर 1986 को भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो होता है इसका जो थीम है या इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना है। और पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। 53 के तहत इसको पारित किया गया था, ठीक। और इसमें जो अंतिम संशोधन हुआ था, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में अंतिम संशोधन हुआ है वो अंतिम संशोधन 1991 में हुआ है, ठीक, 1991 में। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना है कि भविष्य की पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन है देखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव आपको पता है कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है इसके कारण जो हमारी जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है, तो पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि से। और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से ग्लेशियरों का पिघलना और एक जैव विविधता में कहीं ना कहीं एक असंतुलन का होना है। कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग जिक्र कर रहे हैं। 50 इंपॉर्टेंट पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं, तो मानव गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को हम लोग कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा पेपर में, देखिएगा, मानव गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी के रूप में जानी जाती है, तो जिससे प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा हो गई, नेचुरली जो हमें मिलती है, पवन ऊर्जा हो गई और जल विद्युत ऊर्जा हो गई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको 1986 में स्थापित किया गया था। इसके बारे में कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसमें जो होते हैं तमिलनाडु, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से शामिल हैं, कि कुछ हिस्से शामिल हैं। यह उष्ण कटिबंधी वन बायोम का उदाहरण है एक, ठीक हो गया। उष्ण कटिबंधी वन बायोम का एक उदाहरण है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछता रहता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता है, ठीक, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान बढ़ाने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो रेन फॉरेस्ट, ठीक हो गया, वर्षा वन हम लोग कह सकते हैं। उष्ण कटिबंधी वर्षा वन जो होते हैं जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वन को पृथ्वी के फेफड़े, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, किस वन को पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अमेजन फॉरेस्ट को कहा जाता है, ये भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक जो होती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर में। मैं बोल रहा हूँ कि आपसे टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। तो रेड डाटा बुक जो होती है लुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई एक विदेशी आक्रामक प्रजाति का नाम बताइए। तो इसको पार्थेनियम या फिर इसको गाजर घास कहते हैं। गाजर घास का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पार्थेनियम
हिस्टेरोफोरस, ठीक हो गया। इसका नाम होता है पार्थेनियम, बॉटनिकल नेम है इसका हिस्टेरोफोरस, इसका नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का नाम है। और यह तेज़ी से फैलती है, यह एक ऐसी घास है जो बहुत तेज़ी से फैलती है और यह हर वातावरण में उग सकती है, ठीक हो गया। पर ये कहीं ना कहीं वैश्विक पर्यावरण के लिए और मानव और जानवरों के लिए भी उतनी ही घातक है, क्योंकि इससे पराग एलर्जी, ये पराग एलर्जी का कारण बन सकती है, पराग एलर्जी इससे होती है। और सबसे पहले यह पूना महाराष्ट्र में, ये सबसे पहले पूना महाराष्ट्र में गाजर घास 1955 में दिखाई दी थी, 1955 में देखी गई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 जो हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसको यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन, CBD, ठीक हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होता है वह क्षेत्र जहां जैव विविधता अत्यधिक होती है, जहां पे बहुत अत्यधिक जैव विविधता होती है और जो खतरे में होती है, ठीक हो गया, उसी को हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। वह क्षेत्र जहां जैव विविधता अत्यधिक होती है लेकिन वह किस में होती है? खतरे में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन कौन से क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट में आते हैं? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता हॉटस्पॉट, जिनमें अत्यधिक जैव विविधता होती है पर खतरे में है? ऐसे कौन से स्पॉट्स हैं भारत में? तो हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो वर्मा क्षेत्र है और सुंडालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भविष्य में प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम रहेगा ग्रीन हाउस प्रभाव का? देखिए, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे सबसे ज़्यादा है और पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो प्रत्यक्ष जो परिणाम होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? ग्लेशियर का पिघलना। इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भविष्य में प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। अभी से देखिएगा कि ग्लेशियर्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं और ग्लेशियरों की संख्या कम होते जा रही है। इसी का लास्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो आपने देखा होगा कि ओम पर्वत में 2024 एक ऐसा टाइम था जब वहाँ पे, क्योंकि लगातार बर्फ़ रहती है, बट ओम पर्वत पूरे का पूरा बर्फ़ उसमें से क्या हो गई थी? पिघल गई थी, तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस व्यक्ति को वनों का आदमी कहा जाता है? वनों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, ठीक हो गया, फॉरेस्ट मैन कह सकते हैं इनको। सुंदरलाल बहुगुणा को भारत में क्या कहा जाता है? वनों का आदमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता सबसे अधिक किस स्थान पर पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, रेन फॉरेस्ट में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जगह पर स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो होता है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है? भविष्य के ईंधन की संज्ञा हाइड्रोजन गैस को दी गई है। तो विश्व का जो भविष्य का जो एक ईंधन है उसको हाइड्रोजन गैस को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? बताइए। पर्यावरण का रक्षा कवच, मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है और हो रहा है, ठीक, और ग्रीन हाउस प्रभाव आपने पढ़ा हुआ है। तो अब ये बोल रहा है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का जो रक्षा कवच होता है ओजोन परत को कहा जाता है, ठीक हो गया। ओजोन परत की वजह से ही सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे सीधे पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान भी नियंत्रित रहता है। तो पर्यावरण रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। रेड डाटा बुक अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त प्राय जीवों से संबंधित है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्रदूषित नगर विश्व में कौन सा है? विश्व में सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह जगह कहाँ है जहाँ पर एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए स्थित है। ठीक हो गया, एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए ये विस्कोसिन में स्थित है। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीएनजी गैस का विस्तार रूप क्या है। तो सीएनजी गैस जो होती है, सीएनजी जो गैस होती है उसका विस्तार रूप क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एलपीजी। सीएनजी गैस का विस्तार रूप, अच्छा ये क्वेश्चन है, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और सीएनजी का विस्तार रूप क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम एलपीजी का फॉर्मेशन। ठीक हो गया, इसका विस्तार रूप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कितने डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। सॉरी, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कितने डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ठीक हो गया, सॉरी क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। कितने डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, मतलब कितने डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, वो है 65 डेसिबल से, 65 डेसिबल के बाद से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, नाम बताइए। जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल के चरित होने एवं पीले पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो ताजमहल के पीले पड़ने का प्रमुख कारण अम्लीय वर्षा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत के कर्नाटक बेंगलुरु में क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के गुजरात के अहमदाबाद में इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वानिकी दिवस या विश्व वानिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वन दरोगा का एग्जाम है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और पारिस्थितिकी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो विश्व वानिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस जगह का नाम क्या है जहाँ भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थापित है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून में यह स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस जगह का नाम क्या है जहां भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। देखिए, वन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है जो नेशनल लेवल में पूछे गए। तो उस जगह का नाम क्या है जहां भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का स्थान कौन सा है विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 101वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के समस्त भूभाग का कितना भाग पर्यावरण की समस्या के कारण बंजर पड़ा हुआ है। तो कुल भूमि का लगभग 1/3 1/3 पार्ट जो होता है वो पर्यावरण की समस्या के कारण बंजर पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग कितने वर्गों में, तो भूमि संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन के अंदर आता है, वन संसाधन है, जल संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है और खाद्य संसाधन। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 भागों में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन भू सम्मेलन सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 3 से 4 जून 1992 ईस्वी में ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक हो गया, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक, अच्छा, इस पे थोड़ा सा सुधार करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में या जेनेरियो में, ये ब्राज़ील में स्थित है, ब्राज़ील में है। और ये
यहाँ थोड़ा सा इस पे क्या होना है, करेक्शन होना है, ठीक। ये 3 से 14 जून, 3 से कितना जून, 14 जून, 3 से, क्योंकि बड़ा सम्मेलन था ये, 3 से 14 जून के बीच 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में ये हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत सन 1948 से हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस जगह का नाम क्या है जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थापित है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इको क्लब क्या है और इसका उद्देश्य विस्तार पूर्वक बताइए। मे बी ऑब्जेक्टिव आएगा क्योंकि वन लाइनर है तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है। इको क्लब क्या है? तो इको क्लब भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की योजना है जिसमें विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए इको क्लब की शुरुआत की गई है, जिसमें विभिन्न तौर तरीकों से छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूकता पहुंचाई जाती है। तो इको क्लब क्या है? छात्र छात्राओं के बीच में विभिन्न तरीकों से पर्यावरण के प्रति जागरूकता पहुंचाने का एक उद्देश्य है, ठीक। अगला देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे संसाधन जो हमें सीधे तरीके से प्रकृति द्वारा दिए गए उनको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, हवा से प्राप्त ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, इसको प्राकृतिक संसाधन हम कह सकते हैं। खनिजों का उत्पादन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान बढ़ाने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के 4 परिमंडलों का नाम क्या है? ठीक हो गया। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये 4 परिमंडल होते हैं पृथ्वी में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहीं कहीं पे देखिएगा मिस प्रिंट हुई हैं चीज़ें, तो मैं बता रहा हूँ आपको। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पेपर की दृष्टि से है। तो जिसे ग्रीन जज के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जस्टिस कुलदीप सिंह को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी से संबंधित हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी विज्ञान किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान जीव विज्ञान और भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब ऐसे मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो ये 2 शब्दों परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे आसपास का जो वातावरण है इसी को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। और पारिस्थितिकी का मतलब है कि ये एक ऐसी जीव विज्ञान और भूगोल या पारिस्थितिकी विज्ञान जीव विज्ञान और भूगोल की ऐसी शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो देखिएगा, आज हम लोगों ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया है। आगे भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न जो वन दरोगा में पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग लेक्चर कल दिन में हम लोग अपलोड करेंगे। और मॉर्निंग पे जो हमारा बचा हुआ बायोलॉजी का 2021 का जो पेपर है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आ रही होंगी। तो फिर से आपको कोई भी टॉपिक डाउटफुल लगता है, कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो फिर से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों तक और सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।